आज ज्योग्राफी का सिंधु नदी तंत्र के बारे में विस्तार से बताएंगे, क्योंकि यहां से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं कि सिंधु जल समझौता कब हुआ, सिंधु जल समझौता किन दो देशों के बीच हुआ, सिंधु जल समझौता में क्या था, सिंधु नदी की लंबाई क्या है, सिंधु नदी कितने देशों में बहती है, सिंधु नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, सिंधु नदी के किनारे कौन कौन सा शहर स्थित है। ठीक है, सिंधु नदी की राइट से कौन कौन सी नदियां आके मिलती है, लेफ्ट से कौन कौन सी नदियां आके मिलती है, सिंधु नदी डेल्टा बनाती है या एस्चुअरी बनाती है, सिंधु नदी भारत में इसकी लंबाई कितना है। सिंधु नदी से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके डाउट होगा उस सारे क्लियर कर देंगे मैप से। ठीक है, तो इतना अच्छे तरीके से बताएंगे कि आपके माइंड में बैठ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जितने आप देख रहे हैं ये सब यानी बनाने में हमें समय लगा है, तो समझाने में समय नहीं लगेगा, बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट के आधार पर समझा देंगे। ठीक है, तो देखिए सिंधु नदी तंत्र को समझने के पहले सिंधु नदी तंत्र से संबंधित फैक्ट को समझते हैं। जब फैक्ट को समझ जाएंगे तो पूरी तरह से सिंधु नदी तंत्र को भी आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो पहले फैक्ट चलते हैं, इसके बाद मैप, यानी साथ साथ लेकर चलेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए सिंधु नदी तंत्र। तो सिंधु नदी तंत्र में सिंधु नदी तंत्र का उद्गम कहां से होता है। तो देखिए सिंधु नदी, तो सिंधु नदी तंत्र, तंत्र का मतलब जुड़ाव। ठीक है ना, यानी सिस्टम, एक प्रकार से जुड़ाव, जैसे नदी बह रही है। ठीक है, और जितने भी सारे नदियां आके मिल रही है, ठीक है, ये सभी हो जाएगा पूरा तंत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तंत्र। ठीक है, तो सिंधु नदी तंत्र यानी सिंधु और इसके सहायक नदियों से बिछे जाल को ही सिंधु नदी तंत्र कहेंगे। ठीक है, और देखिए पूरे क्षेत्र को अपवाह क्षेत्र भी कहा जाएगा, सिंधु नदी अपवाह क्षेत्र। तो सिंधु नदी तंत्र, ठीक है, इसका उद्गम यानी सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है। तो उद्गम तिब्बत, यानी तिब्बत पर चीन ने अधिकार कर रखा है 1959 से। ठीक है, तो 1959 से तिब्बत किसके अधीन है? तो चीन के अधीन है। तो चीन जो है, चीन में स्थित है तिब्बत, और तिब्बत में स्थित है कैलाश पर्वत। कौन सा पर्वत? कैलाश पर्वत। ठीक है ना, और कैलाश पर्वत के ठीक दक्षिण में है मानसरोवर झील। कौन सा झील? मानसरोवर झील। और मानसरोवर झील के पास है बोखरचू ग्लेशियर, यानी एक हिमखंड है, यानी बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा कहा जा सकता है, यानी क्षेत्र कहा जा सकता है, जिसका नाम है बोखरचू ग्लेशियर। कौन सा? बोखरचू ग्लेशियर। और बोखरचू ग्लेशियर में एक जलधारा है जिसका नाम है सिन कबाब। जलधारा का नाम क्या है? सिन कबाब। और इसी जलधारा से सिंधु नदी निकलती है, अर्थात सिंधु नदी तिब्बत के और चीन क्षेत्र से कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील के बोखरचू ग्लेशियर के कौन सा जलधारा? तो सिन कबाब जलधारा से निकलती है। ठीक है, और तिब्बत में इसका नाम होता है, सिंधु नदी का नाम तिब्बत में सिंधी खंबान। याद रखिएगा क्या नाम है? सिंधी खंबान। तो सिंधी खंबान किस नदी का नाम तिब्बत में? तो सिंधु नदी का नाम तिब्बत में सिंधी खंबान नदी नाम है। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी का तिब्बत में सांगपो, यारलुंग सांगपो, ठीक उसी तरह सिंधु नदी का तिब्बत में नाम क्या है? सिंधी खंबान, या कहीं कहीं पे देगा सिंधी खंबान। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज को। अब इसको मैप में समझिए। ठीक है, क्योंकि ये एक जो लाइन है इसे फैक्ट भी समझते जाएंगे और मैप में भी समझते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहां समझिए, देखिए ये पूरा क्षेत्र तिब्बत है, ये पूरा क्षेत्र क्या है? तिब्बत। ये वाले भी क्षेत्र तिब्बत और तिब्बत। तो तिब्बत में स्थित है कैलाश पर्वत। इस पर्वत का नाम है क्या है? कैलाश पर्वत। ये कैलाश यानी इस पर्वत का नाम है कैलाश पर्वत। तो कैलाश पर्वत कहां है? तिब्बत में। तो कैलाश पर्वत के नीचे है ये मानसरोवर झील है। इस झील का नाम क्या है? मानसरोवर झील। याद रखिएगा, तो कैलाश पर्वत के नीचे मानसरोवर झील, और इसी झील के यहाँ पे है बोखरचू ग्लेशियर है। ठीक है ना, बर्फ का चट्टान बहुत बड़े हैं। ठीक है ना, यानी बर्फ का क्षेत्र है। ठीक है,
तो ये ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर का नाम क्या है? बोखरचू ग्लेशियर, ठीक है। और ये बोखरचू ग्लेशियर और ग्लेशियर के पास एक जलधारा है, ठीक है ना, जिसका नाम है सिंधी या सिंध कबाब। क्या नाम है? सिंध कबाब। यहां पे एक जलधारा है, ठीक है ना, यहां से निकलती है जलधारा। तो कैलाश पर्वत, मानसरोवर झील और बोखरचू ग्लेशियर के यहां पे जलधारा है, जिसका नाम है सिंध कबाब, ठीक है ना। ये जलधारा का नाम क्या है? सिंध कबाब। तो यहीं से निकलती है सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी, ठीक है ना, यहां तक। तो ये तिब्बत में सिंधु नदी का जो नाम होता है वे नाम है सिंधी खंबान। क्या नाम है? सिंधी खंबान, याद रखिएगा। तो तिब्बत में सिंधु नदी का नाम क्या है? सिंधी खंबान, ठीक है। कहां से निकल रही है? तो तिब्बत, और तिब्बत के कैलाश पर्वत से निकल रही है। और यदि मानसरोवर झील कहा जाए तो मानसरोवर झील, ग्लेशियर कहा जाए तो बोखरचू ग्लेशियर, और जलधारा कहा जाए तो सिंध कबाब जलधारा से निकलती है। कौन सी नदी? तो ये सिंधु नदी। इसको इस तरह से यदि प्रश्न पूछा जाए कि सिंधु नदी कौन से पर्वत के पास से निकलती है? तो कैलाश पर्वत। सिंधु नदी कौन से झील से निकलती है? तो मानसरोवर झील। सिंधु नदी कौन से ग्लेशियर के पास से निकलती है? तो बोखरचू ग्लेशियर। यदि प्रश्न पूछा जाए कि सिंधु नदी कौन से जलधारा से निकलती है? तो सिंध कबाब जलधारा। क्लियर हो गया। और तिब्बत में सिंधु नदी का नाम क्या है? तो सिंधी खंबान नाम है। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं फैक्ट में। फैक्ट में समझते हैं कि भारत में प्रवेश, यानी सिंधु नदी जो है ये भारत में प्रवेश करती है। कहां से? तो दमचौक, ठीक है। दमचौक कहां है? लद्दाख में। तो याद रखिएगा, सिंधु नदी है ये तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है। उस यानी स्थान का नाम क्या है? दमचौक। तो दमचौक नामक स्थान पर यानी लद्दाख में भारत में प्रवेश कर जाती है। और निकास यानी भारत से जब पाकिस्तान में प्रवेश करती है, एग्जिट करती है, तो सिंधु नदी कहां, कौन से स्थान पर एग्जिट करती है? ठीक है, तो यह चिल्लास, ठीक है ना। चिल्लास कहां है? पीओके में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो पीओके क्षेत्र में चिल्लास है। तो चिल्लास से ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है सिंधु नदी। तो भारत में प्रवेश करती है दमचौक से और पाकिस्तान में प्रवेश करती है ये चिल्लास से। ये भी याद रखिएगा। लंबाई सिंधु नदी का कितना है? तो सिंधु नदी की लंबाई, कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर। 2880 किलोमीटर। बहुत सारे किताबों में 3110 देगा, बहुत सारे किताबों में अलग अलग देता है, लेकिन कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। और भारत में सिंधु नदी की लंबाई जो है वो 1114 किलोमीटर है। कितना है? 1114 किलोमीटर। किस नदी की लंबाई? तो सिंधु नदी की लंबाई। तो एक बार देख लीजिए, भारत में प्रवेश दमचौक से करती है, निकास चिल्लास से करती है, लंबाई 2880 किलोमीटर, भारत में 1114 किलोमीटर है। ठीक है, कितने देशों में बहती है सिंधु नदी? तो 3 देशों में बहती है। कितने देशों में? 3। पहला चीन यानी तिब्बत, दूसरा भारत और तीसरा पाकिस्तान। ठीक है, तो तिब्बत क्षेत्र यानी किसके अधीन? चीन। तो तिब्बत जो है ये चीन पहला हो गया, दूसरा भारत और तीसरा पाकिस्तान। तो सिंधु नदी कितने देशों में बहती है? तो 3 देशों में बहती है, प्रवाहित होती है, चीन, भारत और पाकिस्तान। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं पाकिस्तान में। जो पाकिस्तान सिंधु नदी है ये पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है। जैसे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। ठीक उसी प्रकार पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी है। ठीक है, और पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी है। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है, पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी सिंधु नदी है। ठीक है, और पाकिस्तान की पवित्र नदी भी कौन सी है? तो ये सिंधु नदी है। भारत की पवित्र नदी गंगा नदी है। ठीक है, उसी तरह सिंधु जो है ये पाकिस्तान का देन कहा जाता है, यानी सिंधु नदी की देन किसे कहा जाता है? पाकिस्तान को। जैसे नील नदी का देन मिस्र को कहा जाता है, नील नदी का देन मिस्र को। उसी तरह सिंधु नदी का देन किसे कहा जाता है? पाकिस्तान को कहा जाता है। तो याद रखिएगा, डायरेक्ट प्रश्न पूछ देगा। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी सिंधु, पाकिस्तान की पवित्र नदी सिंधु, पाकिस्तान की सिंधु नदी देन कहा जाता है किस देश का? तो पाकिस्तान का। ठीक है ना, और पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी तो ये हो जाएगा सिंधु नदी। ठीक है, अब इसको मैप में समझते हैं। ठीक है, तो फैक्ट को पहले समझ लिए, इसके बाद मैप में। तो देखिए, मैप में समझने के लिए हल्का सा फोकस कीजिए। देखिए,
सिंधु नदी का तो उद्गम स्थल यहां पे पता चल गया कि कैलाश पर्वत, मानसरोवर झील, बोखरचू ग्लेशियर और सिनकाबाब जलधारा, तिब्बत में सिंधी खंबान। अब जब भारत में प्रवेश करती है तो यहां भारत में जब इन करती है तो इसका नाम होता है दमचौक। क्या है? दमचौक से भारत में प्रवेश करती है कौन सी नदी? तो सिंधु नदी। ठीक है, तो सिंधु नदी लद्दाख में प्रवेश करती है दमचौक से और ये बहती है, और जब एग्जिट होती है भारत से पाकिस्तान में तो ये जगह का नाम है चिल्लास, यानी पीओके में पड़ता है। कहां है? पीओके में। तो चिल्लास से पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है सिंधु नदी। ठीक है, और अरब सागर में डेल्टा बनाकर गिर जाती है। ठीक है, अब सिंधु नदी की कुल जो लंबाई है यह है 2880 किलोमीटर और भारत में जो लंबाई है यह है 1114 किलोमीटर। ठीक है, सिंधु नदी का सर्वाधिक लंबाई कहां है? पाकिस्तान में है। ठीक है, याद रखिएगा। सिंधु नदी कितने देशों में बहती है? तो तिब्बत यानी चीन में, भारत में और पाकिस्तान में बहती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा जो फैक्ट और मैप साथ साथ लेके चल रहे हैं। ठीक है, आगे चलिए, फैक्ट में चलते हैं, इसके बाद फिर मैप में आते हैं। जैसे देखिए ये सिंधु नदी का अपवाह क्षेत्र, तो सिंधु नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो 4.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सिंधु नदी तंत्र फैला हुआ है। इसका अपवाह क्षेत्र फैला हुआ है, यानी तिब्बत, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, 4.5 लाख वर्ग किलोमीटर। जैसे यदि प्रश्न पूछ दिया जाए कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो लगभग 4.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कौन सा नदी अपवाह तंत्र में फैला है? तो है सिंधु नदी तंत्र, 4.5 लाख वर्ग किलोमीटर। और गंगा नदी तंत्र है लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर गंगा नदी का अपवाह तंत्र है। ठीक है, शहर सिंधु नदी के किनारे कौन कौन सा शहर बसा हुआ है? तो सिंधु नदी के किनारे लेह है, अस्कार्दू है, हैदराबाद। ये तेलंगाना वाले हैदराबाद नहीं, भारत का हैदराबाद नहीं, पाकिस्तान का। तो सिंधु नदी के किनारे लेह शहर है, लद्दाख की राजधानी लेह। ठीक है ना, अस्कार्दू है, ये पीओके में पड़ता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। और हैदराबाद ये पाकिस्तान का एक शहर है। ठीक है, तो सिंधु नदी के किनारे हैदराबाद भी है, पाकिस्तान का हैदराबाद, अस्कार्दू है, लेह है। ठीक है, ये सब है। कराची भी है, लेकिन कराची सिंधु नदी से हल्का सा दूर आ जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो सिंधु नदी के नाम पे भारत का 2 नाम है, एक है इंडिया, यानी इंडस नदी के नाम पर है इंडिया, यानी यूनानियों ने, ठीक है याद रखिएगा, यूनानियों ने इंडस नदी के नाम पे क्या रखा? इंडिया। और पारसियों ने, यानी जो पारसी समुदाय के लोग थे, यानी पर्सियन यानी ईरान के लोग, तो ईरान यानी पर्सियन लोगों ने सिंधु को हिंदू कहा क्योंकि उन्होंने स के जगह पे ह का उच्चारण करते थे। ठीक है, स के जगह पे है, तो सिंधु नदी के नाम को क्या कहा गया? हिंदू। ठीक है, हिंदू। और वो जो जगह है जो हिंदुस्तान, तो यहाँ के लोगों को, सिंधु के पूर्वी लोगों को हिंदुस्तान कहा गया। ठीक है, यानी स के जगह पे कौन सा शब्द उच्चारण करते थे? ईरानी वासी या पर्सियन, तो है शब्द उच्चारण करते थे। ठीक है, इसलिए इंडिया और हिंदुस्तान किस नदी के नाम पे रखा गया है? तो सिंधु नदी के नाम पे रखा गया है, ये भी याद रखिएगा। सहायक नदी यानी राइट से, यानी सिंधु नदी प्रवाहित हो रही है, इसके राइट से कौन कौन सी नदियां आके मिलती है? ठीक है, राइट से, तो सहायक नदी है। तो सियोक नदी, मैप में भी हम लोग समझेंगे, सियोक नदी, और सियोक का एक सहायक नदी है नुब्रा नदी, ये भी देखेंगे। तो सियोक नदी, हुंजा नदी, गिलगित नदी, ये तीनों भारत में प्रवाहित होती है, यानी सियोक नदी, हुंजा नदी और गिलगित, ये पीओके में, ये भी पीओके में, और ये भारत अधिकृत कश्मीर वाले क्षेत्र में वर्तमान समय में। तो सियोक ये तीनों है भारत में, और काबुल नदी, कुर्रम, तोची, गोमल और संगर, ये सभी पाकिस्तान में मिलती है जाकर सिंधु नदी में। ठीक है, राइट दिशा से, यानी दाईं ओर से मिलती है सिंधु नदी में। तो सियोक नदी, हुंजा नदी, गिलगित नदी, काबुल, कुर्रम, तोची, गोमल और संगर, ठीक है, ये सभी नदियां राइट से आकर सिंधु नदी में मिलती है। अब मैप में समझिए, ठीक है, क्योंकि फैक्ट को भी समझते जाइए और मैप में भी समझते जाइए तो आसानी होता है। ठीक है, लंबे अवधि तक माइंड में रहेगा, और बार बार यदि रिवीजन आप कर लिए, ठीक है, तो समझिए कि मैप आपके माइंड में बैठ जाएगा। तो देखिए
ये सिंधु नदी प्रवाहित हो रही है, तो इधर से जो मिल रही है वो राइट वाली नदी है, ठीक है ना, यानी सिंधु नदी बह रही है तो इधर से राइट और इधर से जो मिलेगी ये सब होगा लेफ्ट। तो राइट से मिलने वाली नदियां कौन सी है, तो सियोक नदी। कौन सा, सियोक, यानी रीमो ग्लेशियर के पास से निकलती है, रीमो ग्लेशियर। तो रीमो ग्लेशियर से निकल रही है कौन सी नदी, सियोक नदी, और ये आकर के डायरेक्ट मिल जाती है कौन सी नदी में मिल रही है, तो सिंधु नदी में आके मिलती है। सियोक नदी सहायक नदी है किसका, सिंधु नदी की सहायक नदी है सियोक नदी, और सियोक नदी में आके मिलती है नुब्रा नदी, ठीक है ना, नुब्रा घाटी में बहती हुई सियोक नदी में आकर मिल जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा सियाचिन ग्लेशियर के आसपास वाले क्षेत्र से निकलती है नुब्रा नदी। कौन सी नदी, नुब्रा। तो नुब्रा नदी निकलती है और मिल जाती है सियोक नदी में। तो डायरेक्ट प्रश्न पूछ दिया जा सकता है, नुब्रा नदी किसकी सहायक है, तो सियोक नदी का। सियोक नदी किसकी सहायक है, तो सिंधु नदी का, ठीक है। ये समझ गए। आगे हुंजा नदी, ये हुंजा नदी आती है और ये डायरेक्ट किस नदी में मिलती है, सिंधु नदी में मिलती है। एग्जाम में पूछा गया है, बिहार दरोगा में भी पूछा गया था एग्जाम 2018 में, ठीक है। तो हुंजा नदी किसकी सहायक है, तो ये है किसकी, तो सिंधु नदी की सहायक है और गिलगित नदी के पास आकर मिलती है, ठीक है। तो देखिए गिलगित नदी भी बह रही है, तो गिलगित नदी और हुंजा नदी ये दोनों नदियां सिंधु नदी की सहायक है, यानी इसकी जल सिंधु नदी में आकर मिल जाती है, ठीक है। ये समझ गए। आगे चलकर जब पाकिस्तान में प्रवेश करती है सिंधु नदी, तो इधर से आती है काबुल नदी, यानी हिंदू कुश पर्वत है अफगानिस्तान में, हिंदू कुश पर्वत। तो हिंदू कुश पर्वत के पास से एक नदी निकलती है काबुल नदी। तो काबुल नदी निकलती है और डायरेक्ट सिंधु नदी में आकर मिल जाती है, ठीक है। कौन सी नदी, तो काबुल नदी। और काबुल नदी में एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है स्वात नदी। कौन सी नदी, स्वात। तो स्वात नदी या एक और नदी आके मिलती है पंचशीर नदी। कौन सा, पंचशीर। तो पंचशीर नदी, स्वात नदी ये सहायक नदियां है काबुल नदी का, और काबुल सहायक है सिंधु का। तो सिंधु नदी की सहायक काबुल, काबुल की सहायक स्वात और पंचशीर नदी, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, काबुल के बारे में आगे फैक्ट में बताएंगे, ठीक है। इसके बाद कुर्रम, यहां पे सुलेमान पर्वत है। कौन सा पर्वत, सुलेमान पर्वत पाकिस्तान में। तो सुलेमान पर्वत और हिंदू कुश पर्वत के आसपास क्षेत्र से एक नदी निकलती है कुर्रम नदी, और ये जाकर मिल जाती है सिंधु नदी में, ठीक है। तो काबुल नदी, कुर्रम नदी ये पाकिस्तान में मिल रही है राइट दिशा से सिंधु नदी में। गोमल नदी यानी कोह पर्वत से निकलती है, कोह पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में है कोह पर्वत। तो कोह से निकलती है गोमल नदी और ये आके मिल जाती है सिंधु नदी में, ठीक है। तो राइट से मिलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं जो सिंधु नदी में मिलती है, तो सियोक नदी, हुंजा नदी, गिलगित नदी, काबुल नदी, कुर्रम नदी, गोमल नदी, ये सभी नदियां आकर मिलती है सिंधु नदी में, राइट से आके मिलती है। क्लियर है। आगे चलते हैं, फैक्ट में समझते हैं। फैक्ट को आगे देखते हैं। अब आ गया क्या कह रहा है, सहायक नदी यानी सिंधु की सहायक नदी जो लेफ्ट से मिलती है, ठीक है, बाईं ओर से मिलती है सिंधु नदी में। तो कौन कौन सी नदियां, तो पंचनद नदी है, ठीक है। कौन सा, पंचनद, जास्कर नदी और सिगार नदी, ठीक है। 3 नदियां मिलती है किस नदी में, सिंधु। और पंचनद नदियां जो है वो 5 नदियों से मिलकर बनी है, ठीक है। कौन कौन, झेलम है, चिनाब है, राबी है, ब्यास और सतलज है। ये 5 नदियां से मिलकर बनती है पंचनद नदी, ठीक है। इसको समझिए। तो सहायक नदियां लेफ्ट से कौन है, पंचनद नदी, ठीक है, और जास्कर नदी और सिगार नदी, ठीक है ना। तो ये 3 नदियां मुख्य रूप से मिलती है किसमें, तो सिंधु नदी में। अब यानी पंचनद नदी है, ये 5 नदियों से मिलकर बना है। कौन कौन सा, तो झेलम नदी, ठीक है, चिनाब नदी, रावी, ब्यास और सतलज, ये सभी का जल मुख्य रूप से पंचनद, और पंचनद नदी जाके मिल जाती है पाकिस्तान के मिठान कोट के पास सिंधु नदी में, ठीक है। तो याद रखिएगा झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज ये 5 का धारा जो आती है मुख्य धारा वो क्या है, पंचनद, ठीक है। तो पंचनद। अब इससे प्राचीन वैदिक सभ्यता में नदियों का प्राचीन नाम, यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो झेलम नदी का प्राचीन नाम वितस्ता, ठीक है। चिनाब नदी का प्राचीन नाम आसिकनी, क्लियर है। रावी नदी का प्राचीन नाम परुषनी, ब्यास नदी का प्राचीन नाम विपाशा, सतलज नदी का प्राचीन नाम सुतुद्री। ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जामों में, तो याद रखिएगा। ये आगे फैक्ट में आपको बताएंगे।
तो झेलम का वितस्ता, चिनाव का आशिकनी, रावी का परुष्णी, ठीक है, और ब्यास का विपाशा, सतलज का सतुद्री। ये सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब एक का करके समझिए, पहले मैथ में समझ लीजिए, इसके बाद फैक्ट में चलते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिए, देखिए सिंधु नदी, सिंधु नदी यानी लेफ्ट से मिलने वाली, कौन कौन सी, इधर से जो आके मिल रही है ये राइट है, यानी श्योक नदी, हुंजा, गिलगिट, काबुल, कुर्रम, गुलमल, ये सारे तोची वगैरह है, ये सारी इधर से मिलती है। इधर से कौन कौन सी नदियां मिलती है, तो इस नदी का नाम है पंचनद नदी। कौन सा, पंचनद, ठीक है। यहां एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है जास्कर नदी, जास्कर नदी, ठीक है। और इधर से एक नदी आके मिलती है सिंधु नदी में जिसका नाम है सिगार नदी। तो ये है सिगार नदी, ये है जास्कर नदी और ये है पंचनद नदी। तीन ही नदियां मिलती है किसमें, सिंधु नदी में। लेकिन जो पंचनद नदी है ये 5 नदियों से बनकर बना है, झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास और सतलज, ठीक है। ये इसका जो जल मुख्य रूप से आती है यहां से, तो ये पंचनद के नाम से सिंधु नदी में गिरती है। तो पंचनद याद रखिएगा, बहावलपुर के पास सतलज नदी इसमें मिलती है, ठीक है। आगे आप देखिए, एक एक पॉइंट को समझिए। जो झेलम नदी है, कौन सी नदी, झेलम, झेलम नदी से संबंधित फैक्ट को समझ लीजिए, इसके बाद नदी समझने में आपको आसानी होगा। कौन सी नदी, झेलम। अब देखिए झेलम नदी, कौन सी नदी, झेलम। तो झेलम नदी का उद्गम स्थल कहां है, तो झेलम नदी का उद्गम स्थल जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिला, जम्मू कश्मीर के कौन सा जिला, अनंतनाग के बैरीनाग स्थान के पास एक झील है जिसका नाम है शेषनाग झील। कौन सा नाग, शेषनाग झील, ठीक है। तो जो झेलम नदी निकल रही है वो कहां से निकल रही है, तो झेलम नदी जो निकल रही है ये जम्मू कश्मीर के अनंतनाग, जम्मू कश्मीर के कौन सा, अनंतनाग के बेरीनाग नामक स्थान के शेषनाग झील से निकलती है। कौन सा नदी, झेलम नदी। और झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है, वेदों में या वैदिक काल में इसका नाम क्या था, तो वितस्ता। क्या नाम था, वितस्ता। यूनानियों ने यानी सिकंदर महान के समय इस नदी का नाम क्या बताया गया यूनानियों ने, तो हाइडे स्पेस, याद रखिएगा हाइडे स्पेस का भी युद्ध हुआ था, यानी झेलम नदी का युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व में, ठीक है, राजा पोरस और सिकंदर महान के बीच में। तो हाइडे स्पेस और वितस्ता ये नाम है, किस नदी का नाम है, तो झेलम नदी का नाम, ठीक है। याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछ देगा, वितस्ता किस नदी का नाम है, झेलम। हाइडे स्पेस किस नदी का नाम है, झेलम, ठीक है। झील यानी कौन सा, तो बुल्लर झील, झेलम नदी है वो बुल्लर झील जो मीठे पानी के लिए प्रसिद्ध है, जम्मू कश्मीर में मीठे पानी के लिए प्रसिद्ध है, प्रवेश करती है बुल्लर झील और फिर एग्जिट भी कर जाती है, ठीक है। शहर, तो झेलम नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, तो श्रीनगर, जो अशोक ने बनाए थे, अशोक ने बसाए थे झेलम नदी के किनारे। कौन सा शहर, तो श्रीनगर। तो श्रीनगर शहर किस नदी किनारे, झेलम नदी के किनारे। कहां है, जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर का स्वर्ग कहा जाता है, ठीक है, किसे, तो श्रीनगर को। तो श्रीनगर को जम्मू कश्मीर का स्वर्ग कहा जाता है, श्रीनगर को। और श्रीनगर जो शहर किस नदी किनारे, झेलम। तो एक बार इसको ध्यान दे दीजिए, झेलम नदी का उद्गम स्थल जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के बेरीनाग नामक स्थान के शेषनाग झील से निकलती है और इसका वितस्ता नाम है और इसे हाइडे स्पेस भी कहा जाता है, ठीक है। और बुल्लर झील में प्रवेश करती है झेलम नदी और एग्जिट भी यहां से करती है, मीठे पानी के लिए प्रसिद्ध है। कौन, बुल्लर झील, याद रखिएगा। और श्रीनगर जो शहर है किस नदी के किनारे, झेलम नदी के किनारे, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके और फैक्ट को समझते हैं। झेलम नदी पर कौन सी बांध बांधी गई है, तो तुलबुल परियोजना। तो तुलबुल परियोजना, उरी परियोजना और मंगला डैम, ये तीनों जो है झेलम नदी पर बांधी गई है। तो तुलबुल परियोजना, उरी परियोजना और मंगला डैम, ये तीनों किस नदी पर है, तो झेलम नदी पर है। यहां से प्रश्न पूछ देगा, ठीक है। उरी परियोजना स्थित है, 4 ऑप्शन देगा, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज, तो झेलम नदी, ठीक है। तुलबुल परियोजना, झेलम नदी। मंगला परियोजना, झेलम नदी, ठीक है। तो मंगला डैम
या मंगला परियोजना, एक है मंडल डैम, मंडल, तो मंडल डैम है ये झारखंड के लातेहार जिला में है, मंडल डैम, ठीक है ना, मंडल डैम झारखंड के लातेहार जिला में है। मंगला डैम है ये आपको आ जाता है झेलम नदी के किनारे, ठीक है, याद रखिएगा। इसकी लंबाई कितना है, झेलम नदी की लंबाई, तो झेलम नदी की लंबाई 725 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर, 725 किलोमीटर है, ठीक है। सीमा बनाती है झेलम नदी किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है, सारे मैप में बताएंगे, ठीक है। पहले फैक्ट समझ लीजिए, इसके बाद धीरे धीरे मैप में भी आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो झेलम नदी की कुल लंबाई 725 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 725 किलोमीटर, और सीमा बनाती है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है, यानी पाकिस्तान और भारत के बीच सीमा बनाती है। कौन सी नदी बना रही है, तो झेलम नदी बनाती है, ठीक है। झेलम नदी की सहायक नदी कौन सी है, जो प्रसिद्ध है, जो एग्जामों में, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है, तो पाकिस्तान में जो बहती है उसका नाम है नीलम नदी। और नीलम नदी जब भारत में प्रवेश करती है, पीओके वाले क्षेत्र में प्रवेश करती हुई जब झेलम नदी में मिलती है, तो इसका नाम हो जाता है किशन गंगा। तो जो पीओके में बहती है, ठीक है, तो नीलम के नाम से भारत में प्रवेश करती है, जम्मू कश्मीर में, भारतीय जम्मू कश्मीर में जो अधिकार क्षेत्र में है, इसका नाम होता है किशन गंगा। तो भारत में नाम किशन गंगा, पाकिस्तान में नाम नीलम, लेकिन नदी का नाम ही है, एक ही नाम है, किशन गंगा या नीलम, ठीक है, एक ही नदी है। पाकिस्तान में नीलम, भारत में किशन गंगा, और ये आके मिल जाती है किस नदी में, झेलम नदी में, ठीक है। तो किशन गंगा नदी भारत में और पाकिस्तान में इसका नाम है नीलम, और ये सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है, तो झेलम नदी की सहायक नदी है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। झेलम नदी मुहाना कहां बनाती है, मुहाना यानी किस नदी में जाके मिल जाती है, कहां जाके मिल जाती है, तो चिनाब नदी में मिलती है, पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान के झंग नामक स्थान पर त्रिमु नामक क्षेत्र में मिलती है, ठीक है। तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, पाकिस्तान के कौन सा, पंजाब प्रांत में झंग नामक स्थान के पास एक जगह है, जो पूरी लोकेशन है, एक क्षेत्र है जिसका नाम है त्रिमु। तो त्रिमु स्थान पर चिनाब नदी में मिल जाती है। तो झेलम नदी मुहाना कहां बनाती है, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, ठीक है, के झंग जिला के त्रिमु नामक स्थान पर चिनाब नदी में मिलती है। कौन सी नदी, तो झेलम नदी। अब झेलम नदी को मैप में समझिए, ठीक है, क्योंकि यहां से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है झेलम नदी से, तो कितने एग्जामों में पूछा गया है झेलम नदी से संबंधित। देखिए ये है झेलम नदी, कौन सी नदी, झेलम नदी। तो झेलम नदी जम्मू कश्मीर के शेषनाग यानी अनंतनाग जिला के बैरीनाग नामक स्थान के शेषनाग झील से निकलती है। कौन सी नदी, झेलम, और निकलती इसी के किनारे श्रीनगर शहर है। कौन सा शहर, श्रीनगर, और बुल्लर झील में प्रवेश करती है, जो मीठे पानी का झील है, यहां से निकलती है, और इधर पाकिस्तान और इधर इंडिया, ये दोनों के बीच सीमा बनाती है। कौन सी नदी, झेलम नदी, और फिर पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और पाकिस्तान में ये चिनाब नदी है। कौन सी नदी, चिनाब, इसी नदी में आकर ये नदी मिल जाती है, ठीक है। तो जहां मिलती है इस जगह का नाम है, क्या नाम है, तो इसका नाम है झंग, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के झंग जिला है, और जिला इस नामक लोकेशन यानी एग्जिट स्थान है, मूल स्थान, जिसका नाम है त्रिमु। तो त्रिमु नामक स्थान पर इस नदी में मिल रही है, किस नदी में, चिनाब नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी, तो झेलम नदी, याद रखिएगा, ठीक है। मैप में आप समझ गए। अब चलते हैं आगे, यानी कौन सी नदी, तो नदी आ जाएगा चिनाब नदी, ठीक है। तो चिनाब नदी के बारे में समझिए, झेलम आप समझ गए हैं, चिनाब। तो देखिए चिनाब नदी है, इसका उद्गम स्थल है ये कहां, तो बड़ा लाचला दर्रे। कौन सा, बड़ा लाचला दर्रा कहां पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है जिसका नाम है बड़ा लाचला दर्रा। तो इसी दर्रे के पास से दो नदियां निकलती है। कौन कौन सा, एक है चंद्रा और एक है भागा, यानी चंद्रा नदी निकल रही है और भागा नदी निकल रही है, ठीक है। जहां मिलती है इस स्थान का नाम है टांडी, जहां मिल रही है इसका नाम क्या है, टांडी, और टांडी से आगे बढ़ती है तो इसका नाम रहता है चेनाब नदी। कौन सी नदी, चेनाब नदी। तो याद रखिएगा चेनाब नदी दो नदियों से मिलकर बना है, चंद्रा और भागा। कौन से दर्रा, तो बड़ा लाचला दर्रा, किस राज्य में, हिमाचल प्रदेश में। मैप में समझेंगे, ठीक है। आगे इसका नाम क्या है,
तो आसिकनी है, यानी वैदिक नाम कहा जाए तो क्या है, आसिकनी। तो वितस्ता झेलम का, आसिकनी चिनाव का, ठीक है। तो चिनाव नदी का वैदिक नाम आसिकनी। ये मध्य घाटियों में बहती है। कौन कौन सा, तो मध्य घाटी में बहती है। कौन कौन सा, तो कौन कौन सी घाटी में, तो पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी। अब यहां पे ध्यान दीजिए, ये है, मान लेते हैं धौलाधर पर्वत है, ये कौन सा, धौलाधर, ठीक है। और इसी के यहां पे स्थित है पीर पंजाल, कौन सा, पीर पंजाल। तो इसी श्रेणी में बह रही है, दोनों के बीच कौन सी नदी बहती है, तो चेनाब नदी। तो चेनाब नदी पीर पंजाल और धौलाधर के बीच में प्रवाहित होती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी के मध्य घाटियों में बहती है चेनाब नदी। चेनाब नदी किसकी, यानी चेनाब नदी जो की सहायक नदी कौन सी है, तो तावी नदी, यानी तवी नदी कहा जाता है। तवा नदी है, नर्मदा की सहायक है। नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तवा नदी। और तवी नदी है, ये चेनाब की सहायक नदी है। तो चेनाब की सहायक नदी कौन सी है, तो तवी नदी है। और सबसे बड़ी सहायक नदी है, याद रखिए। तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो यह है चेनाब नदी। तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी और लंबी सहायक नदी कौन सी है, सबसे बड़ी सहायक नदी, तो चेनाब नदी है, याद रखिएगा। जितने भी नदियां हैं, इन सभी नदियों में सबसे जो लंबी सहायक नदी है वो कौन सी है, चेनाब नदी। किसकी सहायक है, सिंधु नदी की सहायक है, ठीक है। मुहाना कहां बनाती है चेनाब नदी, तो पाकिस्तान के मिठान कोट में, मिठान कोट के पास, तो पंचनद के नाम से, पंचनद के नाम से मिठान कोट कहां, पाकिस्तान में बनाती है, ठीक है। इसको मैप में समझ लीजिए। जैसे देखिए, यानी जो चिनाब नदी है, कौन सी नदी, चिनाब। देखिए ये नदी का नाम है चिनाब, इस नदी का नाम क्या है, चिनाब नदी। जो रेड कलर का ये पूरा जा रहा है, चिनाब नदी, ठीक है। अब ये हिमाचल प्रदेश के बड़ा लाचला दर्रा के पास दो धाराओं से बनती है। कितने धाराएं, दो। इधर नाम है चंद्रा और ये है भागा। जहां मिलती है उस जगह का नाम है टांडी, और टांडी से इसका नाम हो जाता है चंद्रभागा नदी। फिर कुछ आगे जाने पर इसका नाम होता है चिनाब नदी। तो चिनाब नदी में आके मिल रही है झेलम नदी, आगे बढ़ती है, फिर इधर से मिलती है रावी नदी, फिर आगे बढ़ती है, इधर से मिलती है सतलज नदी, सब चिनाब में। और जहां सतलज नदी मिलता है, अब इसका नाम हो जाता है पंचनद नदी। कौन सा, पंचनद नदी। और पंचनद नदी के नाम से ही सिंधु नदी में गिरती है, ठीक है। तो मुहाना बना रही है पाकिस्तान के कौन सा जगह, तो मिठान कोट। यहां पे है मिठान कोट, यहां पे सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। कौन सी नदी, चेनाब नदी आकर मिलती है। चेनाब नदी की एक सहायक नदी है, और इस सहायक नदी का नाम कौन सा, तवी नदी। कौन सी नदी, तवी नदी है, याद रखिएगा। तवी नदी सहायक नदी है, ठीक है। किसकी सहायक है, तो चिनाब नदी की सहायक नदी। चिनाब की वैदिक नाम क्या है, तो चिनाब की वैदिक नाम आसिकनी, और ब्यास का विपाशा, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं रावी नदी। तो रावी नदी के फैक्ट को पहले समझ लीजिए, इसके बाद मैप भी समझिएगा। रावी नदी, तो देखिए रावी नदी, हड़प्पा नाम सुने होंगे। हड़प्पा किस नदी किनारे, रावी नदी के किनारे। तो देखिए रावी जो नदी है, इसका उद्गम स्थल कहा जाए तो रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है, छिपकिला दर्रा, बड़ा लाचला दर्रा, रोहतांग दर्रा, ये सब है कहां, तो हिमाचल प्रदेश में। तो रोहतांग दर्रा यानी कांगड़ा घाटी है, यानी घाटी है, जैसे कुल्लू घाटी, मन्नाली घाटी, कांगड़ा घाटी, लाहौल स्पीति घाटी, तो ये सभी घाटियां हैं। तो उसमें से एक घाटी है जिसका नाम है कांगड़ा। तो कांगड़ा घाटी कहां है, हिमाचल प्रदेश में। तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश। तो यहीं से निकलती है, रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है कौन सी नदी, रावी नदी, ठीक है। रावी नदी निकलती है, और इसका वैदिक जो नाम है वो परुसनी है। क्या है, परुसनी। तो झेलम का वितस्ता, चिनाब का आसिकनी, रावी का परुसनी नदी है। कौन सा, परुसनी नदी। इसकी लंबाई कितना है, 720 किलोमीटर। किसकी लंबाई, रावी नदी की कुल लंबाई कितना है, 720 किलोमीटर। रावी नदी पर कौन कौन से बांध बांधी गई है, यह भी एग्जाम में पूछा गया है। तो थीन बांध, और थीन बांध को ही रंजीत सागर बांध कहा जाता है। थीन बांध
जिसे रंजीत सागर बांध कहा जाता है ये कहां? तो जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा। तो थीन बांध जम्मू कश्मीर में, इसी का नाम रंजीत सागर बांध है। और चमेरा बांध, कौन सा? चमेरा बांध है कहां? हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में चमेरा बांध, ठीक है, और थीन बांध जम्मू कश्मीर में। ये दोनों बांध किस नदी पर है? तो रावी नदी पर, यानी परूसनी, प्राचीन नाम परूसनी नदी पर है, याद रखिएगा। रावी नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो याद रखिएगा ये अमृतसर, ठीक है ना, पंजाब में स्थित है अमृतसर शहर, रावी नदी के किनारे। और सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा, तो हड़प्पा नगर, अमृतसर, ये दोनों रावी नदी के किनारे। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा हुआ था, जो हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा ये भी। आगे मोहाना, रावी नदी कहां मोहाना बनाती है? किस नदी में जाकर मिलती है? तो रावी नदी चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। किस नदी में? चिनाब। तो पाकिस्तान के सराय सिंधु नामक स्थान पर, पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सराय सिंधु नामक स्थान पर चिनाब नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी मिलती है? तो रावी नदी मिलती है, ठीक है। तो फैक्ट को देखिए, उद्गम स्थल रोहतांग दर्रे, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, नाम पुरुषनी, लंबाई 720 किलोमीटर, बांध थीन बांध और चमेरा बांध है, ठीक है। शहर अमृतसर हड़प्पा है, और मुहाना बनाती है सराय सिंधु, पंजाब प्रांत, पाकिस्तान में चिनाब नदी में बनाती है, ठीक है, याद रखिएगा। इसको मैप में समझिए, ठीक है, क्योंकि अक्सर यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जैसे देखिए मैप में क्या है कि रावी नदी, देखिए ये है रावी नदी, ये कौन सी नदी? रावी। तो यहां हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा जो कांगड़ा घाटी है, वहां से निकलती है रावी नदी, और रावी नदी निकलती है, और रावी नदी के किनारे पंजाब में एक शहर है अमृतसर, और हड़प्पा जो शहर है ये भी रावी नदी के किनारे, ठीक है। तो हड़प्पा और अमृतसर, हड़प्पा और अमृतसर ये रावी नदी के किनारे, ठीक है। हड़प्पा पाकिस्तान में है, ठीक है, मोंटगोमरी जिला आप नाम सुने होंगे, ये है हड़प्पा। अब ये जो रावी नदी, ये मुहाना कहां बनाती है? किस नदी में? तो ये चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। तो चिनाब नदी की सहायक नदी है रावी नदी, ठीक है। इसकी जो कुल लंबाई है 720 किलोमीटर है। इसका वैदिक नाम क्या है? परूसनी नदी है। कौन सा नाम? परूसनी नदी है, याद रखिएगा, ठीक है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो पाकिस्तान के सराय सिंधु नामक स्थान पर चिनाब नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? रावी नदी, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे, चिनाब रावी नदी, और रावी नदी पर बांध बांधी गई है। कौन कौन सा? तो एक है थीन बांध, जिसे रंजीत सागर बांध कहा जाता है, और दूसरा है चमेरा बांध, जो ये चमेरा बांध है, और थीन बांध, ये दोनों किस नदी पर है? तो ये दोनों है रावी नदी पर। कौन सी नदी? रावी नदी पर, ठीक है। अब आते हैं ब्यास नदी। ब्यास नदी को समझिए, क्योंकि एक एक नदियों को समझिएगा, फैक्ट तो माइंड में बैठेगा, और मैप में समझते जाइएगा तो आसानी होगा। ब्यास नदी, अब आप जानते होंगे कि ब्यास नदी सतलज की सहायक नदी है। सतलज चिनाब में जाके मिलती है। चिनाब अर्थात पंचनद जाकर सिंधु में मिलती है, और सिंधु अरब सागर में जाके डेल्टा बनाकर गिरती है, ठीक है। तो जो ब्यास नदी है, इसका जो उद्गम स्थल है ये रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा में एक जलाशय है, जलाशय कुंड है, जिसका नाम है ब्यास कुंड। कौन सा? ब्यास कुंड, और है कहां? हिमाचल प्रदेश में। तो जो ब्यास नदी है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा के पास ब्यास कुंड से निकलती है, और सतलज नदी में जाकर मिल जाती है। और ये घाटी कौन से घाटी से बहती है? तो कुल्लू घाटी, ठीक है। कौन सी घाटी? कुल्लू, कांगड़ा नहीं, कुल्लू घाटी में बहती हुई सतलज नदी में जाकर मिलती है। इसका नाम क्या है? वैदिक नाम क्या है इसका ब्यास नदी का? तो बिपाशा। तो बिपाशा झेलम का वितस्ता, चेनाव का आशिकनी, रावी का पुरुषनी, और इसका ब्यास का विपाशा। याद रखिएगा क्या नाम है? विपाशा, ठीक है। इसकी लंबाई 460 किलोमीटर, लंबाई कितना है? 460 किलोमीटर ब्यास नदी की लंबाई, ठीक है। इस पे बांध बांधी गई है हरिके बैराज, यानी इधर से सतलज नदी बह रही है,
और इधर से आके मिलती है ब्यास नदी। जहां मिलती है वहां बांध है हरिके बैराज, और यहीं से राजस्थान की ओर एक नहर निकाली गई है जो भारत की सबसे लंबी नहर है, जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर, या इसे राजस्थान नहर भी कहा जाता है। तो राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है, ठीक है, याद रखिएगा, जिसकी लंबाई है आपको 449 किलोमीटर, ठीक है, नहीं 649 किलोमीटर, 649 किलोमीटर, याद रखिए, कहीं कहीं पे देगा 659 किलोमीटर, ठीक है, लेकिन वास्तविक रूप से 649 किलोमीटर है इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर, ठीक है। और पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में किस नदी पर है? तो ब्यास नदी पर। तो ब्यास नदी पर कौन सा बांध है? पोंग बांध, हिमाचल प्रदेश में हरिके बैराज, ठीक है, सतलज नदी और ब्यास नदी जहां पे मिलती है, और यहीं से एक नहर निकाली गई है जो भारत की सबसे लंबी नहर है, जिसका नाम है राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर। इसकी कुल लंबाई 649 किलोमीटर है। बहुत सारे साक्ष्यों में आपको मिलेगा 659 किलो मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अब बहाव, तो ये कौन कौन सा क्षेत्र में बहाव है? तो केवल भारत में। तो जो ब्यास नदी है वो केवल भारत में बहती है, जबकि झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ठीक है, ये भारत, पाकिस्तान, सतलज चीन में भी। तो तिब्बत, सतलज नदी तिब्बत, भारत और पाकिस्तान, जबकि झेलम नदी, रावी नदी और चेनाब नदी, ये तीनों नदियां भारत में और पाकिस्तान में बहती है, ठीक है। ब्यास नदी केवल भारत में बहती है। तो ब्यास नदी केवल क्या? भारत में बहती है। इसको मैप में समझिए, ठीक है। अब इसको मैप में समझने के लिए किस नदी को? तो ब्यास नदी को। तो जो ब्यास नदी है, इस नदी का नाम क्या है? ब्यास नदी। याद रखिए, कभी कभी क्रम में सजा देगा, सजाने के लिए देगा उत्तर से दक्षिण की ओर। तो उत्तर में झेलम, फिर चेनाब, फिर रावी, फिर ब्यास, फिर सतलज, ठीक है, एक क्रम भी याद रखिएगा। तो ब्यास नदी, तो ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा के पास ब्यास कुंड है, वहां से निकलती है ब्यास नदी निकलती है। इसकी कुल लंबाई 460 किलोमीटर है, और ये जाकर सतलज नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी में मिलती है? सतलज नदी में मिलती है। जहां मिलती है यहाँ पे बांध है। इस बैराज का नाम क्या है? हरिके बैराज, और यहीं से एक नहर निकाली गई है। इस नहर का नाम है राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर, जो भारत की सबसे लंबी नहर है, जो आपको चला जाएगा कहां? राजस्थान तक ये जाती है, जैसलमेर, ठीक है, आप नाम सुने होंगे, तो वहां तक यानी प्रवाहित होती है। जैसलमेर कहा जा सकता है, यहां आपको हनुमान नगर, ये सारे जिले में बहती है, राजस्थान के प्रवाहित होती है सिंधु इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। तो इस नदी का नाम क्या है? ब्यास नदी, और इसका प्राचीन नाम क्या है? तो प्राचीन नाम बिपाशा, प्राचीन नाम क्या है? बिपाशा। और हिमाचल प्रदेश में ही एक बांध बांधी गई है इस पर, जिसका नाम है पोंग बांध। कौन सा? पोंग बांध। कहां? हिमाचल प्रदेश में। ये भी याद रखिएगा फैक्ट को। और ब्यास नदी केवल कहां बहती है? भारत में, केवल भारत में। ब्यास नदी केवल भारत में। डायरेक्ट प्रश्न दे देगा कि सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी है जो केवल भारत में प्रवाहित होती है? 4 ऑप्शन देगा, झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी। कौन सा आंसर होगा? ब्यास नदी, जो केवल भारत में प्रवाहित होती है, पाकिस्तान में नहीं बहती है, ठीक है, याद रखिएगा, ब्यास नदी। आगे चलते हैं सतलज नदी के। तो सतलज नदी को फैक्ट को समझते हैं, इसके बाद समझते हैं किसके बारे में? मैप में समझेंगे सतलज नदी को। तो देखिए, सतलज नदी है, ठीक है, इसका उद्गम स्थल है कहां? तिब्बत, यानी चीन के अधीन है। तो तिब्बत यानी चीन में कहा? कैलाश पर्वत। तो कैलाश पर्वत के ही दक्षिण में है मानसरोवर झील, और वहां पे एक स्थान है जलाशय जिसका नाम है राकस ताल झील या राक्षस ताल झील। तो राक्षस ताल झील भी कहा जाता है या राकस ताल झील भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो राकस ताल झील या राक्षस ताल झील, यहां से किस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा? डायरेक्ट पूछ सकता है कि सतलज नदी कौन से पर्वत के पास से निकलती है? तो आंसर होगा कैलाश पर्वत। सतलज नदी कौन से झील के पास से निकलती है? तो आंसर होगा मानसरोवर झील, यदि ऑप्शन में है तब।
यदि राकसताल झील है तो राकसताल झील होगा। क्लियर है? यदि कौन सा देश से निकलती है, कौन सा देश में बहती है, तो ये आ जाएगा तिब्बत, भारत और पाकिस्तान। क्लियर है? तिब्बती नाम क्या है सतलज नदी का? तिब्बत में नाम क्या है? तो लोंग चेन खंबाब। याद रखिएगा, इसका नाम क्या है? लोंग चेन खंबाब। किसका नाम है? तो ये है सतलज नदी का नाम। ठीक है, लोंग चेन खंबाब। और सिंधु नदी का नाम क्या था? तो सिंधी खंबान। सिंधी खंबान किसका? सिंधु नदी का। और सतलज नदी का नाम क्या है? तो लोंग चेन खंबाम। ठीक है, लॉन्ग चेन खंबाब। याद रखिएगा। और इसे क्या कहा जाता है? तो एलिफेंट रिवर भी कहा जाता है। एलिफेंट, एलिफेंट नहीं, हाथी नहीं, एलिफेंट हाथी नहीं, एलिफेंट। एलिफेंट रिवर किसे कहा जाता है? सतलज नदी को कहा जाता है। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। एलिफेंट रिवर किसे कहा जाता है? सतलज नदी को कहा जाता है। बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, सतलज नदी का वैदिक नाम क्या था? तो सतलज नदी का वैदिक नाम था सुतुद्री। क्या नाम? सुतुद्री। तो झेलम का नाम बितस्ता, चेनाव का आसिकनी, रावी का तुरुसनी, ब्यास का बिपाशा, सतलज का सुतुद्री। ठीक है, याद रखिएगा क्या नाम है? सुतुद्री। लंबाई कितना है? तो 1450 किलोमीटर लंबाई है सतलज नदी का। लेकिन भारत में लंबाई 1050 मीटर। 10 कितना? 50 मीटर। किस नदी की लंबाई? सतलज नदी की लंबाई। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है सिपकिला दर्रा से, हिमाचल प्रदेश में। तो भारत में हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है कौन सा? सिपकिला दर्रा। कौन सा दर्रा? सिपकिला, एक जलीय दर्रा है। तो सिपकिला दर्रा से भारत में सतलज नदी प्रवेश करती है। ठीक है, सहायक नदी क्या है? सतलज नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो आप जानते हैं स्पीति नदी है। कौन सी? स्पीति नदी है। और ब्यास भी नदी है। ठीक है, ब्यास नदी और स्पीति नदी, ये दो नदियां सहायक है किसकी? तो सतलज नदी का। तो सतलज नदी की कौन कौन सी सहायक नदी है? ब्यास नदी जो केवल भारत में बहती है, ये सतलज नदी में मिलती है। और स्पीति नदी जो हिमाचल प्रदेश में बहती है, ये भी मिलती है किसमें? तो सतलज नदी में मिल जाती है। ठीक है, बांध, यानी सतलज नदी पर कौन कौन सा बांध है? तो नाथपा झाकरी हिमाचल प्रदेश में है। नाथपा झाकरी बांध परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित है। याद रखिएगा। हरिके बैराज। ठीक है, और आप हीराकुंड नहीं, हरिके बैराज। ठीक है, और कहा जाए नाथपा झाकरी परियोजना और भाखड़ा नांगल परियोजना, ये सब है सतलज नदी पर। ठीक है, कौन सा नदी? सतलज नदी। क्लियर है? आगे शहर, यानी सतलज नदी के किनारे कौन कौन सा शहर है? तो लुधियाना और फिरोजपुर, और ये दोनों है पंजाब में। लुधियाना और फिरोजपुर। तो शहर में लुधियाना और फिरोजपुर, ये दोनों कहां है? पंजाब शहर में स्थित है। ठीक है, तो सतलज नदी के किनारे कौन कौन सा शहर? लुधियाना, फिरोजपुर, और ये दोनों शहर किस राज्य में है? पंजाब में। याद रखिएगा। झील कहा जाए तो गोविंद सागर झील सतलज नदी और ब्यास नदी के मुहाने पर हरिके बैराज है। और इसी के पीछे एक मानव निर्मित आर्टिफिशियल झील लेक बनाया गया है, जिसका नाम है गोविंद सागर झील। ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कहां है? हिमाचल प्रदेश में। और किस नदी पर? तो सतलज नदी पर। ठीक है, याद रखिएगा। मानव निर्मित है। और जहां बांध बांधी गई है हरिके बैराज, इसी के पीछे है गोविंद सागर कृत्रिम झील। याद रखिएगा, कितने एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, अब इसको मैप में समझते हैं। कहां समझते हैं? मैप में, क्योंकि यहां से अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। मैप में इस नदी का नाम है सतलज नदी। कौन सी नदी? सतलज नदी। अब सतलज नदी ध्यान दीजिए, इसका उद्गम कहां से है? तो ये तिब्बत में है। कौन सा? तिब्बत। तिब्बत में एक पर्वत है जिसका नाम है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत के नीचे एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील। कैलाश पर्वत, मानसरोवर झील के पास यहां पे एक झील है जिसका नाम है राकसताल झील।
कौन सा झील? राकसताल या राक्षसताल झील। तो इस झील का नाम है राकसताल या राक्षसताल झील। यहीं से निकल रही है कौन सी नदी निकलती है? सतलज नदी। कौन सी नदी? सतलज। और सतलज नदी का नाम तिब्बत में क्या है? लॉन्ग चेन खंबाब। क्या नाम है? तिब्बत में लॉन्ग चेन खंबाब, याद रखिएगा, लॉन्ग चेन खंबाब। और जब भारत में प्रवेश करती है तो एक दर्रा है, इस दर्रा का नाम है सिपकिला दर्रा, यानी सिपकिला दर्रा। तो सिपकिला दर्रा कहां? हिमाचल प्रदेश में। तो बड़ा लाचला दर्रा, रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा, ये सब है हिमाचल प्रदेश में। तो इसी दर्रा से प्रवेश करती है सतलज नदी और इसी के किनारे है फिरोजपुर पंजाब में, इसी के किनारे लुधियाना शहर है। आगे आती है तो यहाँ कृत्रिम झील है जिसका नाम है गोविंद सागर झील, जो भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित यानी आर्टिफिशियल लेक है, झील है। ठीक है, आगे है यहाँ पे हरिके बैराज है और हरिके बैराज के पास ये ब्यास नदी आके मिलती है, याद रखिएगा। इधर से स्पीति नदी मिलती है। तो स्पीति नदी सहायक नदी है सतलज का, स्पीति नदी, और ब्यास नदी सहायक है किसका? सतलज नदी का। ठीक है, सतलज नदी की कुल लंबाई कहा जाए तो ये 1450 किलोमीटर है और भारत में लंबाई 1050 किलोमीटर है। ठीक है, फैक्ट समझे थे, मैप में भी आप समझ गए। ठीक है, और इसके किनारे बांध बांधी गई हिमाचल प्रदेश में, जिसका नाम क्या क्या है? तो नाथपा झाकड़ी परियोजना है, भाखड़ा नांगल परियोजना 2 है, इसके बाद हरिके बैराज है और इसी के पास से इंदिरा गांधी नहर, जिसे राजस्थान नहर कहा जाता है, जो भारत की सबसे लंबी नहर है, निकाली गई है। ठीक है, और ये जाकर जो सतलज नदी है ये चिनाब नदी में मिल जाती है, चिनाब नदी है। तो चिनाब नदी में मिल जाती है, जहां मिलती है उस स्थान का नाम बहावलपुर है। तो पाकिस्तान के बहावलपुर शहर के पास सतलज नदी चिनाब नदी में मिलती है और सतलज का पानी चिनाब का पानी संयुक्त रूप से अब इसे कहा जाता है पंचनद। पंचनद नदी के नाम से मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं हम। इसके बाद कुछ और नदियां हैं। सियोक नदी, कौन सी नदी? सियोक। इसको भी मैप में समझेंगे, पहले फैक्ट को समझते हैं। सियोक नदी, सियोक नदी का उद्गम स्थल है रिमो ग्लेशियर, आगे बताए थे रिमो ग्लेशियर। ये बहाव क्षेत्र कहां है? तो लद्दाख में और गिलगित बाल्टिस्तान में। ठीक है, तो पीओके वाले क्षेत्र जहां पाकिस्तान का अधिकार है वर्तमान समय में, गिलगित और बाल्टिस्तान। ठीक है, तो गिलगित बाल्टिस्तान में भी प्रवाहित होती है सियोक नदी और लद्दाख में भी बहती है। ठीक है, और इसकी सहायक नदी, सियोक नदी की सहायक नदी कौन सा है? तो नुम्बरा नदी। कौन सी नदी? नुम्बरा। नुम्बरा नदी यानी सियाचिन ग्लेशियर के पास से ये निकलती है नुम्बरा नदी और नुम्बरा घाटी में बहती है। ये घाटी है और घाटी का नाम है नुम्बरा और ये नदी बह रही है, नुम्बरा नदी बह रही है। ठीक है, और ये मोहाना बनाती है तो सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है, राइट से मिलती है। ठीक है, यानी दाहिनी ओर से मिलती है और किस नदी में? सिंधु नदी में लद्दाख में जाकर मिल जाती है। ठीक है, अब इसको समझिए, भारत में लद्दाख वाले क्षेत्र में प्रवाहित होती है, इसको मैप में समझिए। ठीक है, कौन सी नदी? सियोक नदी। अब सियोक देखिए, यहां पे ग्लेशियर है जिसका नाम है रीमो ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? रीमो। रीमो ग्लेशियर से निकल रही है कौन सी नदी? सियोक नदी। यह लद्दाख में बहती है और फिर पीओके में पहुंच जाती है। ठीक है, पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान जिसे कहा जाता है, और ये सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। तो सिंधु नदी की सहायक नदी है कौन सी नदी? सियोक नदी। और सियोक नदी की सहायक है नुम्बरा नदी। नुम्बरा जो सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है और यहाँ पे घाटी है, नुम्बरा घाटी के बीच से बहती हुई सियोक नदी में मिल जाती है नुम्बरा नदी। ठीक है, याद रखिएगा। तो सियोक नदी किसकी सहायक है? सिंधु का। सियोक नदी का सहायक कौन सी है? नुम्बरा नदी। ठीक है, याद रखिएगा। मुहाना किस नदी में बनाती है? तो ये मुहाना सिंधु नदी में बनाती है। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। और कौन सा? हुंजा नदी। तो आगे समझिए, हुंजा नदी ये एग्जाम में पूछा गया है। ये हुंजा नदी बिहार दरोगा में भी पूछा गया था। तो हुंजा नदी तो गिलगित बाल्टिस्तान यानी पीओके वाले क्षेत्र, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान में प्रवाहित होती है और ये सहायक है। किसकी सहायक है? तो सिंधु नदी की सहायक है और गिलगित नदी में ही कुछ मिलती है और डायरेक्ट जाकर ऐसे ज्यादा जलधारा जो है वो सिंधु नदी में मिलती है। ठीक है, कौन सा? हुंजा नदी। और ये जो मार्ग है
हुंजा नदी के रास्ते जो हुंजा नदी प्रवाहित हो रही है, यह नदी बह रही है और इस नदी बह रही, इसका नाम है हुंजा नदी। हुंजा नदी के तटीय वाले क्षेत्र जो मार्ग था, एक रास्ता था जिसे रेशम मार्ग कहा जाता था। कौन सा मार्ग? रेशम मार्ग, जो कुषाण काल में आप पढ़े होंगे, कुषाण काल में रेशम मार्ग जो प्रसिद्ध था, जो अफगानिस्तान के रास्ते आती थी, ठीक है ना, खैबर दर्रा, ठीक है, रेशम मार्ग। तो यानी हुंजा नदी के तटों के किनारे रेशम मार्ग था, ठीक है। एक नदी और है गिलगित नदी। तो गिलगित नदी पीओके में बहती है और किसकी सहायक है? सिंधु नदी की सहायक नदी है, ठीक है। कौन सी नदी? गिलगित। अब इसको मैप में समझ लीजिए कहां पर है, तो ध्यान दीजिए। जो गिलगित नदी है, ये देखिए, ये है हुंजा नदी। तो हुंजा नदी ये प्रवाहित हो रही है गिलगित बाल्टिस्तान में और ये बहती हुई जाके मिल जाती है किस नदी में? तो सिंधु नदी में जाकर मिलती है, ठीक है। कौन सी नदी में मिलती है? सिंधु नदी में मिलती है। और फिर इधर से गिलगित नदी आती है, गिलगित नदी भी पीओके वाले क्षेत्र में बहती हुई सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। तो हुंजा नदी और गिलगित नदी ये मिलती है सिंधु नदी में। क्लियर हो गया? ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। एक है काबुल नदी। कौन सा? काबुल। काबुल जानते हैं, ये आपको हिंदू कुश पर्वत वाले भाग से आकर मिलती है काबुल नदी। तो जो काबुल नदी है, इसका उद्गम स्थल अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के हिंदू कुश पर्वत। कौन सा पर्वत? हिंदू कुश पर्वत। कहां का? तो अफगानिस्तान। हिंदू कुश पर्वत है कहां? अफगानिस्तान में इसका सबसे ज्यादा विस्तार है और ये यहाँ पे संगलाक श्रेणी है। हिंदू कुश पर्वत का एक श्रेणी है, पर्वत श्रेणी है, जिसका नाम है संगलाक श्रेणी। कौन सा? संगलाक श्रेणी। संगलाक श्रेणी से ही निकलती है कौन सी नदी? काबुल नदी। और ये सहायक है। तो काबुल नदी की जो सहायक नदी है वो पंजशीर नदी है और स्वात नदी है। पंजशीर नदी और स्वात नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये सहायक है, काबुल नदी की सहायक है। और काबुल नदी अपना मुहाना बनाती है अटक। कटक जो है, कटक उड़ीसा में है। कटक कहां है? उड़ीसा में। अटक कहां है? पाकिस्तान में। तो अटक जो है ये पाकिस्तान में है और अटक के पास ही सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है कौन सा? काबुल नदी। तो काबुल नदी सहायक है किसके? सिंधु नदी से। में कहा? पाकिस्तान में। किधर से? तो राइट से आके मिलती है। कहां से आके मिलती है? राइट से आके मिलती है। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये इसके बाद सिंधु नदी को समझते हैं, क्योंकि सिंधु नदी से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। और सिंधु नदी में, सिंधु नदी को कुछ बता दिए फैक्ट और कुछ इसको विस्तार से समझ लीजिए। देखिए, सिंधु नदी जो है ये पर्वत लद्दाख और जास्कर, लद्दाख और क्या? जास्कर के बीच बहती है। कौन सी नदी? सिंधु नदी। जैसे देखिए, ये लद्दाख पर्वत श्रेणी है। कौन सा पर्वत श्रेणी? लद्दाख। और ये है जास्कर श्रेणी है। ये है जास्कर श्रेणी और ये है लद्दाख श्रेणी। तो इधर से आ रही है सिंधु नदी और सिंधु नदी आती है लद्दाख पर्वत को काटती है। कौन सा पर्वत? लद्दाख पर्वत को काटती है और काटती हुई और ये बहती है लद्दाख और जास्कर के बीच बहती है। तो याद रखिएगा, लद्दाख और जास्कर के बीच प्रवाहित हो रही है कौन सी नदी बहती है? तो ये बहती है आपको सिंधु नदी। सिंधु नदी गॉर्ज बनाती है, ठीक है, यानी बूंदी गॉर्ज। तो यानी सब भारत की सबसे गहरी गॉर्ज कहा जाए तो कौन होगा? बूंदी गॉर्ज, जो 5200 मीटर गहरी है। सिंधु नदी गॉर्ज बनाती है, 5200 मीटर गहरी गॉर्ज है, ठीक है। सिंधु नदी जल समझौता, इसके बारे में भी समझ लीजिए। सिंधु नदी जल समझौता ये कौन कौन से देशों के बीच हुआ था? तो सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। तो डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकता है, सिंधु जल समझौता हुआ भारत पाकिस्तान के बीच, ठीक है। सिंधु जल समझौता कब हुआ, किस समय हुआ? तो 29 सितंबर 1960 ईस्वी को। तो सिंधु जल समझौता कब हुआ? 29 सितंबर 1960 ईस्वी को कौन सा समझौता हुआ? सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। इस समझौता में क्या क्या हुआ ये समझ लीजिए। तो देखिए, सिंधु जल समझौता कहां हुआ? सिंधु जल समझौता किन देशों के बीच हुआ? तो भारत पाकिस्तान के बीच। कब हुआ? 29 सितंबर 1960 ईस्वी को। कहां हुआ?
तो कराची में हुआ। तो पाकिस्तान के शहर है कराची, तो कराची में ही आयोजन किया गया सिंधु जल समझौता के लिए बैठक हुआ था। और इस सिंधु जल समझौता पर किसका हस्ताक्षर हुआ? तो भारत के तरफ से हस्ताक्षर कौन किए? तो भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री, और पाकिस्तान के उस समय राष्ट्रपति थे कौन? आयूब खान। तो याद रखिएगा, आयूब खान कहां का? पाकिस्तान का राष्ट्रपति थे आयूब खान, और भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत का। ठीक है, तो दोनों के बीच हस्ताक्षर हुआ था सिंधु जल समझौता, याद रखिएगा। और ये जो जल समझौता है ये किनके मध्यस्थता में करवाया गया था, यानी मध्यस्थता की भूमिका किनके द्वारा किया गया? तो वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक। तो सिंधु नदी जल समझौता का मध्यस्थता किसने करवाए? तो विश्व बैंक के द्वारा किया गया था। फैक्ट याद रखिएगा, विश्व बैंक ने सिंधु जल समझौता करवाया था। कहां हुआ था? कराची पाकिस्तान में पंडित जवाहरलाल नेहरू और आयूब खान के बीच हुआ था। ठीक है, इसमें से 6 नदियों को लिया गया, जिसमें पश्चिमी नदियां और पूर्वी नदियां 3-3 बांट दिया गया। तो पश्चिमी नदियों में सिंधु नदी, झेलम नदी और चेनाब नदी। ठीक है, तीनों नदियों को पश्चिमी नदियां कहा जाता है, और इसका 80% जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा और 20% जल का उपयोग भारत करेगा। ठीक है, ये सिंधु जल समझौता में तय हुआ। और सिंधु जल समझौता के तहत पूर्वी नदियों का 3 नदियां रावी, ब्यास और सतलज, इसका 80% उपयोग भारत करेगा और 20% जल का उपयोग कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा, और भारत इस पर परियोजना, बांध, डैम वगैरह बना सकेंगे। ठीक है, तो ये यहां से फैक्ट पूछे जाते हैं। तो कौन सी नदी के बारे में? तो सिंधु नदी जल समझौता। तो सिंधु नदी जल समझौता किन 2 देशों के बीच? भारत पाकिस्तान। हस्ताक्षर किसने किए? पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खान। इसमें कहां हुआ था ये बैठक? कहां हुआ था? कराची पाकिस्तान में। मध्यस्थता की भूमिका किसने निभाई? तो विश्व बैंक के द्वारा। कितने सिंधु नदी जल समझौता कितने नदियों का समझौता हुआ? तो 6 नदियों का हुआ, जिसमें पश्चिमी 3 नदियां, पाकिस्तान का 80% अधिकार होगा जल का, और पूर्वी 3 नदियां जिसपे भारत 80% जल का उपयोग करेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो सिंधु नदी को विस्तार से बता दिए हैं, और यहां से कोई भी प्रश्न पूछा जाए, किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जाए, आप आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो आज ही तक, थैंक यू।